बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अलतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। लाहौर में तो मौसम नाज़रीन बहुत ही सुहाना है, लेकिन बाहर का मौसम अगर देखा जाए पाकिस्तान से बाहर का, तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी वक्त है, रात 12 बजे तक की डेडलाइन है डोनाल्ड ट्रंप की। उसके बाद कोई भी हिमाकत हो सकती है जिसका खदशा बहरहाल मौजूद है। बिल्कुल जी, और इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत के लिए मुल्क भर में कारोबारी औकात महदूद करने का बड़ा फैसला सामने आ रहा है, और जिसके तहत आज से बाजार, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। ये फैसला वैसे आपको बताएं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले एक इंतहाई अहम इजलास में किया गया है, लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा इससे मुतमिन नहीं है और उन्होंने इसको मानने से इनकार किया है जी। और हम देख रहे हैं कि सुबह सिंध भी इससे मुतमिन नजर नहीं आते। केपीके की तो बात ही ना की जाए, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ किसी चीज़ से हिमायत नहीं करते और किसी चीज़ से एग्री नहीं करते, लेकिन बहरहाल वक्त की ज़रूरत तो ये है। और अब देखते हैं कि कब तक इस पे होल्ड किया जाता है सूबों की तरफ से। अभी तक जो वफाकी हुकूमत का फैसला है जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई का बहरान और किफ़ायतचारी इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया है। और फैसले के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तमाम बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे बंद किया जाएगा। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, इसमें कारोबारी मराकज़ को 1 घंटे की रियायत देते हुए रात 9 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। बिल्कुल जी। मज़ीद बरा रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया की दुकानें जो होंगी, डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे, हर किस्म के मॉल्स भी उन्हीं औकात कार के पाबंद होंगे, जबकि बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और दीगर खाने पीने के जो मराकज़ हैं उनको रात 10 बजे तक काम करने की इजाज़त दी जाएगी। इसी तरह शादी हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं, दीगर कमर्शियल मकामात हैं जहाँ पर तकरीबात मुनक्किद होती हैं, उन्हें भी रात 10 बजे के बाद बंद करने का पाबंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो निजी घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे के बाद मुनक्किद होती थी, उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और ताहम जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, उनको इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है ताकि आवाम को तिबी सहूलियात की फ्राहमी में कोई रुकावट ना आए। और इजलास में ये बताया गया है कि सिंध में इन औकात कार के हवाले से ताहाल मुशावरत जारी है और हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन सुबह पंजाब की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वफाकी हुकूमत के इस तजवीज़ से इख्तलाफ करते हुए मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को पेश की गई सिफारिशात मंजूर नहीं की गई हैं। और अब ये फैसला यकीनी तौर पे इस वजह से भी ज़रूरी है कि हालात गैर यकीनी हैं, गैर मामूली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 महीने का स्टॉक रख सकते हैं। 20 पाकिस्तान के जहाज़ ईरान की तरफ से आबना हुर्मुज़ से भेजे तो गए थे, लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारा दुश्मन भी ताक लखाए बैठा है। वो कोई शरारत ना कर दे, वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना कर दे, कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर जाहिरियत मुसल्लत ना कर दे, तो उसमें भी हमें दिफाई लिहाज से भी कुछ स्टॉक रखना ज़रूरी होता है। अवामी ज़रूरियात को भी देखना है, इंडस्ट्री को भी देखना है, प्रोडक्शन को भी देखना है। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान की कोशिश हो रही है इस जंग के खात्मे के लिए, सीज़ फायर के लिए, वो कामयाब हो जाए। और आज का दिन इसमें बहुत अहमियत का हामिल है। इस पर बात करेंगे। टॉप 5 स्टोरीज की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो यही है, ईरान को एक रात में ही ख़त्म किया जा सकता है। एक बार फिर से धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और वो कहते हैं कि वो रात मंगल की रात यानी कि आज की रात भी हो सकती है और किसी सूरत दबाव और धमकी के सामने झुकेंगे नहीं। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को दो टोक जवाब भी सामने आ चुका है। और उसके बाद बात होगी पाकिस्तान के क्रिप्टो डिप्लोमेसी और सिफारती कामयाबियां आलमी सतह पर तस्लीम, भारतीय मीडिया भी मौतरफ। कभी भारतीय मीडिया में एक वावेला होता है और हम देखते हैं कि मोदी सरकार भी रोना धोना करती है, अपोजिशन उनसे सवालात करती है कि आखिर पाकिस्तान को, जिनको आप तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, वो सिफारती सतह पर इतने मजबूत कैसे हो गए। और अब तो उनका मीडिया भी इस बात को मानने लगा है, तो इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल। और फिर एक मोहलिक मर्ज की बात होगी। बड़ों बुजुर्गों के बाद अब बच्चे भी शुगर से महफूज न रहे, ये मामला है क्या? पाकिस्तान में हर तीसरा बालिग फर्द जो है वो ज़ियाबतीज़ का शिकार हो रहा है। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। वजूहात क्या है, सद्देबाब क्या हो सकता है, माहिरीन की राय शामिल करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे
पेट्रोल सब्सिडी, सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये देने का आगाज़ कर दिया है। पहले हम देख रहे थे कि पंजाब हुकूमत ने जो मोटरसाइकिल मालिकान हैं उनको सब्सिडी दी थी, और अब देखा देखी दूसरे सूबे भी इस पर अमल पैरा है। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये देने का आगाज़ कर दिया है। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। और आखिर में बात होगी मुल्तान सुल्तान्स की। पाकिस्तान सुपर लीग में हुक्मरानी बरकरार है, पॉइंट्स टेबल पर पहुंच चुकी है जनाब नंबर 1 पोजीशन पर। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में चौकों छक्कों की बरसात में कल से कराची में मैचेस का आगाज़ होगा। कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा और अब तक की सूरत हाल में किसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट पर। दुनिया एक बार फिर से एक मुमकिना बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी हुई दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली वार्निंग, और डील ना हुई तो हर पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। और ये चीज़ इशाल जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। इससे पहले हम नुहा कना थे कि नेतन्याहू जंगी जराइम का मुर्तकिब है, वो सिविलियंस को निशाना बनाता है, वो हॉस्पिटल्स को निशाना बनाता है, वो स्कूल्स को निशाना बनाता है। लेकिन अब ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है नेतन्याहू के इमा पर। और ख़ुद भी डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो किसी जी शऊर शख्स के या किसी सुपर पावर के सदर के शाया निशान तो बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल जी, और वो इसमें भुखलाहट का शिकार भी नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान की आला फौजी क़यादत का भी वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है। वो कहते हैं कि हम ना दबाव में आएंगे ना धमकियों के सामने झुकेंगे। और नेतन्याहू की जंग बंदी की मुखालफत भी सामने आ रही है। अबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी भी है। और फिर अमरीकी बेसिस पर हमले और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की न्यूक्लियर सेफ्टी वार्निंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी सब पर हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल रजा, ब्यूरो चीफ हैं ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरिना के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली दिफाई तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं इरिना से, उनसे बात कर लेते हैं। अफजल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल रजा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर धमकियां, और आज रात 12 बजे की डेडलाइन फिर से दे दी गई है। एक तो इस डेडलाइन को ईरान कितना सीरियस ले रहा है, और फिर किस तरह की मुतवक्किल कार्रवाई हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और ईरान इस पर क्या मौक़िफ़ रखता है? क्योंकि ईरान की जानिब से भी आला क़यादत ने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज तो दे दिया है कि ना तो वो धमकियों में आएंगे और ना ही झुकेंगे। तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मुतवक्किल डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी अटैक या किसी भी शरारत की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, ईरानी लीडरशिप और कौम की तो अलग बात है, उनकी मैं बाद में बात करूँ, लेकिन इनकी इतनी सीरियसनेस सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो एक गैर महज़ब मैसेज उन्होंने दिया था एक्स पे, वो अपने आप अपने अल्टीमेटम की हैसियत का जवाब दे चुके हैं। आई मीन, एक मुल्क जिसकी बुनियाद और तारीख़ सिर्फ 250 साल पर मबनी है, वो ये दावा कर रहा है कि दूसरा जो मुल्क है जिसके 5000 एक सिविलाइजेशन है, उसको नाम नहाद स्टोन एज पे धकेला जाएगा। तो आई थिंक जब डोनाल्ड ट्रंप साहब और पेग हेक्सेथ साहब के जो फोर्थ फादर 250 साल पहले पत्थर के ज़माने में रह रहे थे, तो उससे पहले उनको पता होना चाहिए कि ईरानियंस यहाँ पे इनकी सिविलाइजेशन थी। तो मैं नहीं समझता इनकी ये जो सो कॉल्ड अल्टीमेटम है इसमें कोई नई बात होगी। 28 फरवरी से जब ये जारहियत का आगाज़ किया गया, मुज़ाकरात के प्रेटेक्स्ट पे डिप्लोमेसी को धोखा देते हुए, सदर डोनाल्ड ट्रंप जब ट्रैप में आ गए, तो ये एक ऐसी आई मीन निशानदेही अक्कासी है कि वो अपने ही अल्टीमेटम को अपने लिए मजाक बनाए रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कल रात जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 8 बजे सुबह, मतलब आने वाली जो रात है, तो आपने देखा ईरानी मुसल्लह अफवाज ने उनको ये यकीन दिलाया ताकि उनकी परेशानी दूर करें कि आप अपने अल्टीमेटम ख़त्म होने तक सब्र ना करें, उससे पहले आपको एक प्रीएम्प्टिव जवाब दिया जाएगा। ताकि देखें, ये एक सेंटिमेंट्स है, ये सिर्फ मुसल्लह अफवाज की तरफ से एक जवाब नहीं, ये एक कौम के सेंटिमेंट्स है। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद उसी ईरानी लीडरशिप ने फ्रस्ट्रेशन है। हम देख रहे हैं कि अफजल साहब, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे निशाना बनाया जा रहा है, और वो बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह फादर डे, मदर डे होता है, उसी तरह से वो ब्रिजेस डे या पावर प्लांट डे की बात करते हैं ट्यूसडे को।
तो आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आएंगे, मोस्ट वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? क्या अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार डेडलाइंस बदली जा रही हैं या उसमें तौसीक की जा रही है, इस बार भी इम्कानात हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी हिमाकत हो सकती है? क्योंकि चारों तरफ से जो बाज़ाहिर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनकी गालम गलोच से, उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि काफ़ी परेशान है वो। तो इस परेशानी में कोई और हिमाकत उनसे एक्सपेक्ट की जाए, या फिर आपको लगता है कि जो कोशिशें हो रही हैं सीज़ फायर के लिए, इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही है, उसमें कुछ पेशरफ्त हो जाएगी? पेशरफ्त इस्लामाबाद अकॉर्ड में हो रही है, आपने देखा है उसके ऊपर जो न्यूटन ने खबर छापी है उनमें उसका 2 स्टेजेस फार्मूला छापा है और वो पूरे हर दुनिया में हर जगह कोट हुआ है। फिर ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्टीव विटकॉफ से और बाकी जो ईरानियन क़यादत है उनसे भी बात हुई। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जब डोनाल्ड एप्स्टीन जैसा आदमी जो है वो आके और इस किस्म की बकबक शुरू कर दे जो रात को उसने की है, मतलब आप उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जरा अंदाजा लगाइए कि वो कहता है कि एक पायलट को निकालने के लिए हमने पूरी फौज, अमेरिकन फौज जो है वो ईरान में उतार दी थी। असल में बात कुछ और है। असल में बात ये है कि वो गए थे नाटाज की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके नजदीक गए थे, क्योंकि अगर आप जी ये आप ठीक है, खुजिस्तान में पायलट गिरा और ऑपरेशन हो रहा था इस्फहान में। जी ब्रिगेडियर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह कि जहाँ पे असल में जो कुछ उन्होंने किया था रात को वो उसमें टोटल नाकाम हो गए। अब वो उन्होंने उनका जो प्लान तो ये था कि वो जाके वहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे उन्होंने ये दावा किया था कि प्लूटोनियम को रिट्रीव करेंगे, वहाँ जाके उन्होंने 2 मतलब जहाँ पे पायलट गिरा है वहाँ से नटाज की फैसिलिटी है इस्फहान का आप तो टोटल फासला लगाएं तो वो कम से कम 200, अगर बाई माउंटेन आए तो 239 किलोमीटर, बाई रोड आए तो 435 किलोमीटर बनता है। और जहाँ पे इन्होंने हेलीकॉप्टर और बाकी चीजें लैंड करती दिखाई हैं वहाँ पायलट तो मौजूद नहीं था। ब्रिगेडियर साहब, एक पायलट की रेस्क्यू के लिए 2 C-130 साथ में ड्रोन्स तैयारे, दीगर तैयारे भेजने की जरूरत क्या थी वैसे? तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि असल में कुछ और प्लान कुछ और था, वो पायलट का कोई इसमें जिक्र नहीं था, लेकिन क्योंकि उसमें नाकाम हो गए हैं और ईरानियन ने वो 2 हेलीकॉप्टर, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं 2 C-130 लैंड करें उसके बाद वो खराब हो जाएं और फिर जो सील टीम गई हो उसके बाद इतना एक्सप्लोसिव भी हो कि वो 2 C-130 को उड़ा दे। C-130 को एक हैंड ग्रेनेड से नहीं उड़ाया जा सकता, तो इससे बड़ी हिमाकत और क्या होगी? असल में बात सारी ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको डर तो ये एप्स्टीन फाइल का है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जो उसकी तस्वीरें छप रही हैं वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, अगर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं आप उसके मुंह पे थूकना पसंद बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप के फिर बयानात हैं, आप क्या समझते हैं कि वो फिर अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए हैं, जो वो अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर देते हैं, एक्स पर जिस तरह के उनके हम ट्वीट देखते हैं या फिर जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, लगता है कि अमेरिकन आवाम को मुतमईन करने के लिए या फिर इजरायली आवाम को मुतमईन करने के लिए, नेतन्याहू को मुतमईन करने के लिए देते हैं? अदरवाइज ग्राउंड रियलिटी वो खुद भी जान चुके हैं और बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि वो शिकस्त फाश उन्हें हो चुकी है और अब वो ना तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही इस तरह से इस जंग से बाहर आ सकते हैं। तो फिर बयानबाजी को हम क्या लें कि क्या कुछ वाकई सीरियस होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, या फिर सिर्फ बयानबाजी है मुतमईन करने के लिए अपने लोगों को? असल में बात यह कि वो ही इज अ कंपल्सिव लहर, करेक्टरलेस आदमी, और आपने जो चीजें कहा वो ठीक है, लेकिन वहाँ क्योंकि अमेरिका के अंदर जो उसके खिलाफ मुहिम चली हुई है, जो उसके खिलाफ जुलूस जुलास निकल रहे हैं और जिस तरह कांग्रेस के लोग भी उसके खिलाफ हुई हैं और जिस तरह उसके जितने वॉर अपना कैबिनेट के मेंबर हैं, वॉर का अपना मिनिस्टर हो या आकाश पटेल हो या तुलसी गबार्ड हो, सबकी कांग्रेचुअल हेयरिंग हो रही है और उधर उनसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं अपने ईरान पर हमला क्यों किया। कल मिनिस्टर ऑफ वॉर की जो कांग्रेचुअल हेयरिंग हुई थी उससे पूछा गया कि आपने 8 जनरलों को क्यों फारिग किया। फिर उसके साथ उनके अपना जो आर्मी है उनके अंदर एक बगावत हुई, 8 जन जो है उन्होंने उनको निकाला नहीं गया, उन्होंने इनकार किया था। तो अब दूसरे उसके साथ साथ आपने देखा कि जो उसने पहले अल्टीमेटम दिए थे उसके बाद ईरान ने जवाब दिया और जो कुछ वो कर चुका है, या जहाँ पे जिस तरह वो वहाँ पे उनके पहले ही पारस गैस फील्ड हुई या उनके जो ग्रिड स्टेशन हुए उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। अब आउट जो देखिए जिस शख्स के पास लॉजिक खत्म होता है ना वो गालियां देने लगता है। हम भी गाली दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का खुदा तो नहीं है ना, हम भी 4-10 गालियां दे सकते हैं उसको उसी टोन में जिस टोन में उसने गाली दी है। दुनिया के बाकी लीडर भी उसको गालियां दे सकते हैं, दुनिया के सारे लीडर इस वक्त
डेनमार्क या वो स्पेन से लें, वो सारे कह रहे हैं गैंगस्टर है, और ये गैंगस्टर भी है थर्ड निचले दर्जे का, इज ए कंपल्सिव लायर, वो सच बोल नहीं सकता, वो अपने घर वालों से सच नहीं बोलता। तो बात ये कि अब जो कुछ उसने कहा है उसके ऊपर ईरान ने जवाब दिया है ना, ईरान ने कहा जी हम भी रिटायर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ब्रिगेडियर साहब अब मामला यह है कि वो सुपर पावर का सदर भी है और सबकी नज़रें उस तरफ हैं कि इस ताकत का कोई ऐसा इस्तेमाल ना हो जाए जिससे ना सिर्फ यह खिता बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासर हुए बगैर रह ना पाए, और अभी भी असरात तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। अब्दुल साहब, आपके ख्याल में ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड में कोशिश हो रही है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, इसमें रशिया और चाइना भी अब इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप कितने पुरुमीद हैं, ईरानी कितने पुरुमीद हैं इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड को ज़्यादा अच्छा नहीं है। अमेरिका के साथ जितने भी मुज़ाकरात माजी में होते रहे उसने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। इस बार भी ये खदशात तो होंगे, लेकिन किन चीज़ों पे सेटलमेंट हो सकती है? वो कौन से नुकात हैं जिस पे ईरान एग्री कर सकता है? जी, आपने बहुत ज़बरदस्त इंट्रो दी इससे मुतालिक। देखिए, दुश्मन कोशिश तो बहुत करता रहा, लेकिन करके भी दिखाया है कि वो डिप्लोमेसी के खिलाफ है, वो कोई अहमियत नहीं रखता उसके नज़र में इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स, इसके लिए कोई अहमियत नहीं है। हाँ, ये अहम है कि वो अल्लाह के नाम, खुदा के नाम लेते हुए और ये क्लेम करते हुए कि ईस्टर डे था और मैंने ईरान पर चढ़ाई की, मैंने ये कामयाबियां हासिल की। देखिए, वो एक डाइवर्जन, ये इंटरनेशनल ओपिनियन, ये जो सोसाइटी के ओपिनियन को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने जो किए हुए धोखाधड़ी, जो बिट्रेड किए हैं डिप्लोमेसी, जिसके असरात बाकी ममालिक भुगत रहे हैं, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में, जीसीसी रीजन में। देखिए, ये बहुत ही अनोखी है और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है जब तमाम ममालिक अपने कोशिशों से हाथ धो के बैठे या नाउमीद रहें। ईरान का जो एक सिंसियर मुखलिस दोस्त और हमसाया मुल्क हुकूमत पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी के मैदान में आते हैं, और यहाँ तक एक बड़ी कामयाबी है कि आप मैसेज एक्सचेंज भी करें, प्रपोजल भी पेश करें, और ईरान भी आपके ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार कर चुका है। फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची जब रिसेंटली कुछ ऐसे मनगढ़ंत रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया और शायद कोई डोमेस्टिक मीडिया भी ये कोशिश की थी कि इस्लामाबाद के जो रोल को उसको महव किया जाए, उसको जरा सबोताज के, तो आपने देखा तो फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा कि हमें कोई हेजिटेशन नहीं है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने आने के लिए। लेकिन बात ये है, जो दूसरा फरीक है अमेरिका और उसके जेरे अंदर जो प्रॉक्सी है इजराइल, वो स्पॉयलर्स हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये जो प्रपोजल हुकूमत पाकिस्तान ने पेश की ईरान को, ईरान ने कल रात रिप्लाई दे दिया, इसका जवाब दे दिया, तो ये एक मैक्सिमम डिमांड है ईरानी कौम और ईरानी लीडरशिप कि हमें कोई सीज फायर के बहाने पे दोबारा दुश्मन को रीग्रुपिंग, रीबिल्डिंग और रीआर्म्स करने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, जैसा आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है और हमारी तो यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जंग बंदी हो जाए और अमन जो है वो कायम हो, लेकिन अगर शराइत की बात कर ली जाए, अमेरिका की जानिब से भी शराइत आई, ईरान की जानिब से भी शराइत आई, अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ शराइत को मान भी लिया जाता है, दोनों जानिब से कुछ शराइत को एग्री कर लिया जाता है, तो गारंटर के तौर पर आप क्या समझते हैं, किसकी गारंटी को आप अहमियत देंगे, या किसकी कोई ऐसा मुल्क जो गारंटी के गारंटर के तौर पर दरमियान में आता है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड की जहां पर बात हो रही है तो ट्रैक रिकॉर्ड तो सबके सामने है, दुनिया जानती है कि किस तरह से हमेशा टाइम गेन करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आया गया और उसके बाद दोबारा से जंग मुसल्लत की गई है। तो अगर कोई गारंटर के तौर पर हो सकता है तो वो कौन हो सकता है, किसकी तरफ ईरान जो है वो उसकी निगाहें होंगी? देखिए, मैं अपनी एक बात कंप्लीट करूं कि ईरानी कौम इस बार दुश्मन को सीज फायर के प्रेटेक्स्ट पे अब भागने नहीं देगी। ये एक ऐसा जवाब है जो कि ईरानी हुकूमत ने दे दिया। आपने गारंटर के बारे में पूछी, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी चीज की गारंटी नहीं हो सकती ऑनेस्टली। एक्सेलेंसी ब्रिगेडियर साहब हैं, वो मिलिट्री डायमेंशन को ज्यादा जानते हैं कि यह जब कॉन्फ्लिक्ट हो, एक वॉर हो, सब कुछ एंड में आके आई मीन एंड ऑफ द डे डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात के साथ हल होंगे। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका अब एक मैच्योर बिहेव कर ले, एक नेतन्याहू से निकल के इजरायली मफादात को पीछे रख के अब अगर वो अपनी वो खोई हुई साख को मजीद इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो एक पॉलिटिक्स में एक ऐसे मैच्योर बिहेव
इनिशिएटिव दिखा दिया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन में, जो कि एक डबल स्टैंडर्ड रही है, जो अमेरिका और उसकी हवारियों के सिवा किसी और की मदद को नहीं मिलेगी, वहां पे सबसे पहले इस जारहियत की कंडमनेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने चाइना और रशिया का, मेरे कोलीग ने मेंशन किया जी, दे आर की प्लेयर्स इन द रीजन एज वेल एज इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर वो भी इसमें अपने शेयर्स कर लें, और जो मीडिएटर्स है खुसूसन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इसमें कुछ आगे एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऑनेस्टली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी चीज से गारंटी नहीं हो सकती, खुसूसन जब ये बात अमेरिका पे आ जाती है। वो ऐसे ही कि 2018 में जब उस वक्त की हुकूमत अमेरिका ने एक JCPOA, जब पूरे 5+1 ने एक गारंटी के तौर पर साइन की, इंटरनेशनल अकॉर्ड थी, लेकिन जब 2018 में यही डोनाल्ड ट्रंप सब आते हैं तो वो सब की धज्जियां उड़ा के उस वहां से निकल जाते हैं, तो उनके लिए आसानी है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी तो एक खदशा मौजूद है कि अगर अमेरिका भी कोई वादा कर लेता है तो उसको सबोताज करने के लिए पीछे इजराइल जैसी कुव्वत बैठी हुई है, और वो कतई नहीं चाहते कि जंग का खात्मा हो सके। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये जो अभी हालिया मिलिट्री रिजीम चेंज हुआ है अमेरिका में, इसका तो मतलब है ये जो हालिया नाकामी है इस्फहान में होने वाले ऑपरेशन की, जिसमें CF-30 समेत ड्रोन्स भी और दीगर तैयारे और हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए हैं, वो जनरल सही मशवरा दे रहे थे। पीट हेग्सेथ जैसे जो एक शर्मनाक किरदार है, उसने अपनी मर्जी से उन सब इंतहा पसंदों को, या जो यस बॉस करने के आदी हों, उन सारे जर्नल्स को लाके फैसला साजी पे बिठा दिया है, और एक नाकाम ऑपरेशन उनका मुकद्दर ठहरा। साथ में अगर ईरान की कैपेसिटी की बात की जाए ब्रिगेडियर साहब, तो सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया से बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंच चुके हैं, जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर या उससे भी ज़ायद है। तो ये और कितने सरप्राइजेज हैं जो ईरान के पास तैयार हैं अगर कोई बड़ा हमला होता है, या जिस तरह से पावर प्लांट्स को आज या ब्रिजेस को तबाह करने की बात हो रही है? अच्छा, वो जो आपने नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल की बात की, वो ईरानियन ने भी डिनाई किया और नॉर्थ कोरियन ने भी डिनाई किया। नॉर्थ कोरियंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जी हमारा ईरान के साथ इस किस्म का कोई दिफाई मायदा या प्रोविजनल मायदा नहीं है। तो उसके ऊपर अभी एक डाउट है, लेकिन ये जरूर है कि नॉर्थ कोरिया ने ईरान को बहुत सारी टेक्नोलॉजी जरूर दी है, जिस तरह रशियन ने टेक्नोलॉजी दी है और चाइनीज ने। हाँ, ये है कि रशियन जो मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज जो 20 से 22 अपना मैक तक ऑपरेट करते हैं, वो है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। वो अपना ईरान को डिलीवर हुए, ईरान को इस्तेमाल कर रहा है, और वो बहुत खतरनाक मिसाइल है। अब बात यह है कि अमेरिकन आर्मी बहुत बड़ी है। एक्चुअली अमेरिकन आर्मी की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें नेवी, एयरफोर्स शामिल थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने 8 जर्नल्स को फारिग किया है। अभी आपको पता है कि लाइन में बहुत सारे लोग लगे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यस मैन भी होते हैं, और उसके साथ साथ अभी तक आपने देखा जो ईरानियन फोर्सेज है, और सॉरी अमेरिकन फोर्सेज जो मूव कर रही थी गल्फ की तरफ, या जो मूव कर रही थी ईरान की तरफ, उनकी मूवमेंट रुकी नहीं है। ना उनमें नेवल मूवमेंट रुकी है, ना उनमें एयर मूवमेंट रुकी है, ना उसके अंदर उनकी ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट रुकी है। लेकिन यहाँ ये है कि वो जो कुछ मर्जी कर ले, अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेवकूफ़ आदमी, एक करेक्टरलेस आदमी, एक अनडिपेंडेबल आदमी अगर टीवी पे आके ये कह रहा है कि देखिए जी हमारे अब्राहम लिंकन को ईरान ने 100 मिसाइल मार दिए, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बड़े बड़े ये जो कर रहे हैं ना, बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े ऑपरेशन, इनकी जंग नहीं है। ये जंग अगर किसी अभी पहले कल की खबर ये है मुख्तलिफ जगहों से जो जमा की गई है, मैंने बड़ी रिसर्च कि कल 12 जो है अपने US के फोर्सेस के 12 जो एम्प्लॉइज है वो हलाक हुए, 12 लोग हलाक हुए। अच्छा। तो ये एक छोटा सा वो उन्होंने असल में बात जो आप समझिएगा कि कल की तकरीर के जरिए डोनाल्ड एप्स्टीन ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जी हम जाके ईरान में किसी जगह भी लैंड कर सकते हैं और ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ईरानी फोर्सेज ने जिस तरह जो जवाब दिया है उसको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो हाफ ट्रूथ हाफ ट्रुथ की तरफ नहीं, वो फुल लाई की तरफ जाता है। वो उसके अंदर ही इज अ कंपल्सिव लायर, वो सच बोल ही नहीं सकता है। और लगता यही है कि ब्रिगेडियर साहब, जब तक बॉडी बैग्स अमेरिका नहीं पहुंचते हैं एक बड़ी तादाद में, तब तक डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिकन अवाम को समझ में नहीं आएगी, और ना ही वहां पर से ये जंग का कोई खात्मा होती हुई कोई पेशकदमी हो पाएगी। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ आ जाए, हमारे साथ अफजल साहब भी मौजूद है। अफजल साहब, ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा हामनाई की जो पहली वीडियो जारी की है, उसकी तरफ अगर हम आएँ तो ईरानी सुप्रीम लीडर वीडियो में मिलिट्री ऑपरेशन रूम की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, और फिर अच्छा ये AI जनरेटेड है। ठीक ठीक। तो इसके हवाले से पहुंच गया, उसका मैसेज जो पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे वो AI जनरेटेड है, वो पहुंच गया होगा इजराइल?
देखिए, मैसेज तो आई थिंक 28 फरवरी से मैडम, जब ये समझ रहे थे कि इमाम खामेनी की शहादत होने से ही वो खेयास पैदा करेंगे, और वो जो जनवरी में वो एक फ्लॉप ऑपरेशन उनकी थी कि पीसफुल मुजाहिरों को सबूटेज करके उसको हाईजैक करके ईरान में सो कॉल्ड रेजिम चेंज, तो वो चाह रहे थे कि 28 फरवरी को ऐसा हो। तो आई थिंक वो मैसेज, मैडम, ईरान में आपको एक मतलब बड़ी रिजिलियंस कौम है, एक चेन ऑफ कमांड है। यहाँ पे एक कमांडर के फौकदान या उनकी शहादत से आपको वो चेन उसी तरह नजर आ जाएगी। हकीकतन शायद उसके उनके ना होने से कुछ खला पैदा हो उनकी शख्सियत से या उनके अफकार से, लेकिन एक की शहादत से दूसरा तैयार है, तीसरे जो रहनुमा वो तैयार है। तो उनकी जो प्रिडिक्शन थी, तो मुझे नहीं लगता ईरानी मुसल्ह अफवाज को ऐसे मन घड़त या ऐसे नॉनलेस यूजलेस रेटोरिक का जवाब देने का टाइम हो, क्योंकि वो एक्चुअली देखें, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है 28 फरवरी के बाद। ये ईरान जंग है। ये इसको मुंसलिक किया जा रहा है कि दिस इज बिलोंग, आई मीन एफिलिएटेड एंड ऑल इन ऑल बिलोंग टू ईरान। लेकिन बाद ये एक जंग मुसल्लत की गई है, और इस वक्त जब आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने लेजिटिमेट डिफेंस राइट्स यूज कर रहा है। ईरान कोई जंग नहीं कर रहा, ना अपने हमसायों के खिलाफ कोई जंग कर रहा है, ना इजराइल के खिलाफ जंग है, ना अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल, ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है और उसके ऊपर जो मुसल्लत की गई जंग है सिर्फ उसका जवाब दे रहा है और अपनी बका यकीनी बना रहा है, और ये पूरी दुनिया इस वक्त जान चुकी है। इसीलिए ईरान की जानिब से हमें बयानात कम मिलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बुखलाहट में एक नया बयान आता है, जिससे वो कुछ शायद अपने आप को वाज़े पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। ईरानी कौम के लिए खुशनसीबी ये है कि उनको एक अहमक दुश्मन मिला हुआ है। बिल्कुल, जो अपने लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अफजल रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम ये दुआ करते हैं कि उनकी तरफ से की जाने वाली कोशिश, चाहे उसमें मिस्र भी शामिल हो, चाहे उसमें टर्की भी है, अब तो उसमें रशिया और चीन की कोशिशें भी शामिल हो चुकी हैं। जितने भी समझ बूझ रखने वाले ममालिक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान लीड कर रहा है इस मुज़ाकराती अमल को। इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड की बात, इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही है, और ये वो कार्ड है जो कि अमन के लिए है, पीस के लिए है, और अगर ये कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पे इस दुनिया के अमन के लिए भी पाकिस्तान की इन कोशिशों को तारीख के सुनहरी पन्नों में लिखा जाएगा। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी पर कि पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी और सिफारती हिकमत अमली ने किस तरह से अपने आप को आलमी सतह पर मनवाया है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अब ये दुश्मन मुल्क भारत भी कह रहा है। तो इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन, और अभी बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर एक नई पहचान हासिल कर ली है, जहां ना सिर्फ बैन अल-अक़वामी हलकों बल्कि भारतीय मीडिया ने भी इस पेशरफ्त का एतराफ़ किया है, और वो मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाकिस्तानी डिप्लोमेसी ने आलमी महाज पर नुमाया बढ़तरी हासिल की है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ज़ाती पहलू को भी उजागर कर दिया है। बिल्कुल, और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं नाज़रीन कि ये ज़ेक्री विटकॉफ से रवाबित ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के असर रसूख को बढ़ाया है। इसी तरह से बाइनांस के जो साबिक सरबरा थे उनका भी किरदार रहा, और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो ये सेहरा जाता है बिलाल बिन साकिब के सर, जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। हाँ, ये और डिबेट है कि हमारी मईशत को इससे कितना अब तक फ़ायदा हो सका, लेकिन बहरहाल डिप्लोमेसी इसमें काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने काफ़ी संग मील अबूर किए हैं, ख़ासतौर पर अमरीकी क़यादत के साथ जो रवाबित हैं उसमें बेहतरी आने की सूरत में। एजाज़ आज़ी साहब माहिर आलमी उमूर हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनसे रब्ता करने के लिए हमने कोशिश ये की है कि उनसे जान इसके जो असल अहदाफ हैं वो किस हद तक हम हासिल कर पाएँ। तो आपको खुशामदीद कहेंगे एजाज़ साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितना हमें खुश होना चाहिए, हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी कितनी इत्मीनान की बात है। एक तो ये कि भारत जब किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है तो यकीनी तौर पे इसमें कुछ ना कुछ तो वेटेज होगी, लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कितना खुश होने की ज़रूरत है जो अब तक की अचीवमेंट है इस डिप्लोमेसी से। जी बिल्कुल, देखें दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि बिलाल साकिब और उसके बाद जो ज़ेक्री विटकॉफ हैं वो जनवरी में पाकिस्तान आए थे। एंड व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो वो सीईओ हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के, जो कि ट्रंप की इन्वेस्टमेंट आर्म है क्रिप्टो के अंदर, और ना सिर्फ ये बल्कि जो विटकॉफ हैं वो स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं, जो कि ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं मिडल ईस्ट के अंदर।
तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स, ग्लोबल डिप्लोमेसी हमेशा एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट और कम्प्लेक्स वेब ऑफ कनेक्शंस हमेशा रही है, और जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, मिलिट्री और गवर्नमेंट के जो डिप्लोमेट्स हैं वो हमेशा प्राइवेट और पब्लिकली मिलकर एक जो है वो राह हमवार करते हैं पीस की। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तो देखें, हमने 2 या 3 दफा ये कोशिशें हुई हैं, और उसमें भी हमें जो बैक चैनल जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उसके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं नाजरीन को बताना चाहूंगा वो ये है कि जंग बड़ी जल्दी शुरू की जा सकती है, लेकिन जो पीस है, अमन है, उसको आने में हमेशा देर लगती है। और उसमें अगर आप वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर्स को देखें तो उसमें कोरियन वॉर को खत्म होते होते, नेगोशिएशंस होते होते 2 साल 17 दिन से ज्यादा टाइम लगा, जिसमें 150 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, और उसके बाद जाकर कोरियन वॉर खत्म हुई। वियतनाम वॉर का जो पेरिस पीस अकॉर्ड था वो तकरीबन 5 साल तक बैक एंड फोर्थ पीस, और जिसमें पब्लिक और सीक्रेट नेगोशिएशंस होती रही। तो इट टेक्स टाइम। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के किरदार को बिला वजह उस पे नाकदीन भी कर रहे हैं। जी जी, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें टाइम देना पड़ेगा इसको, और डेफिनेटली इंडिया इसके बारे में ना सिर्फ ये कि तशवीश का इजहार कर रहा है, बल्कि वो इसको सराह भी रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा, एक तो इंडिया जो है वो परेशानी में मुब्तला है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इसको यकीनी कर दिखाया, मुमकिन कर दिखाया, और दूसरा जो है वो थोड़ा परेशानी के साथ साथ वो एक उसका भी इजहार करें, हैरत का भी, कि कैसे हो गया। तो हमें इस बात के लिए तो खुश होना चाहिए कि कम से कम हमने भारत को जो है वो तो झूठा साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो इस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जैसे जो मंसूबे हैं, इनसे पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा सहारा मिल सकता है? क्योंकि अभी जो जंग की सी सूरत हाल पैदा होने के बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह से लड़खड़ा रही है, और साथ ही साथ हमें जो क्राइसिस का सामना है, एनर्जी क्राइसिस का, क्या आप समझते हैं कि ऐसे मंसूबों से कुछ बेहतरी आएगी पाकिस्तान की, और कितना टाइम लगेगा? जिस तरह जंग में साल लगते हैं अमन आने में, क्या इसी तरह से पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो बेहतरी है उसमें भी एक लंबा टाइम लगेगा, या कुछ बेहतरी जल्द भी आएगी? जी, मैं तो देखिए बड़ा होपफुल हूँ, क्योंकि ये जो जंग है ना, इसमें हमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीसेंट हिस्ट्री हमें ये पता चला कि आपकी इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आपकी जियो पॉलिटिकल या जियोग्राफिक लोकेशन बाज दफा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ईरान ने ये कर दिखाया है। और इसमें पाकिस्तान को अगर आप देखें तो डे 1 से, जब से ये जंग शुरू हुई है, तो पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ कि ये बहुत अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि हमारी लीडरशिप ने सो फार हमारी जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए जो तेल की एक्सेस है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी हमें सिर्फ कुछ चीजों का सामना है, जिसमें खासतौर पे जो LNG कतर से आ रही है, कतर के कई जो फ्यूल के और एनर्जी के डिपोज हैं वो अभी ऑफलाइन हैं। वो थोड़ा सा हमें दिक्कत का उसका सामना है, लेकिन वो पूरी दुनिया को उसका दिक्कत का सामना है। तो मेरा ख्याल है जो डिप्लोमेसी है उसकी जो राह है, पाकिस्तान ने इंडिया की खासतौर पे बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि हमें आइसोलेट कर दिया जाए इंटरनेशनली, तो वो हमें नजर आ रहा है कि वो ऐसा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जैसे मंसूबे पाकिस्तान में कितना किरदार अदा कर सकते हैं फाइनेंशियली स्टेबल करने में? जी देखें, उसी की मैं बैकग्राउंड में यही बताना चाह रहा था कि ये डिप्लोमेसी है, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम। जैसे पाकिस्तान ने ईरान से अपने ऑयल टैंकर्स का सारा एक सेफ पैसेज लिया है, इसी तरीके से ये जो बिलाल साकिब और ज़ैकरी विटकॉफ और इस जैसे और बहुत सारे हमारे बैक चैनल में बहुत सारे लोगों के साथ हमारे जो रवाबत हैं, उससे हमें इन द नियर फ्यूचर आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम होपिंग ऑन आवर लीडरशिप कि वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक जो स्टैंड ऑफ है, इकोनॉमिक हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी और इन्फ्लुएंस के जरिए उसको सिक्योर करने में कामयाब होंगे, जिसमें ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा जो इन्फ्लुएंस है, बल्कि देखें अमेरिका भी इन सारी निगोशिएशंस में ऑन बोर्ड है। ये एक तरफा हम सिर्फ ईरान के साथ सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका, रेउटर्स ने इसके बारे में, CNBC ने और इंटरनेशनल मीडिया ने इसका जो है वो ये जितनी भी हम निगोशिएशंस की कोशिश कर रहे हैं उसका इतराफ किया है। तो मेरा ख्याल है ये जो इन्फ्लुएंस है, अब ये हमारी लीडरशिप के ऊपर है कि वो ये सारा इन्फ्लुएंस जल्द या बदेर कैसे इसको लेवरेज करती है
और डिफरेंट जो हमारे प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसमें हमारी एनर्जी पॉलिसी और एनर्जी के जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और खास तौर पे IMF की जो मुख्तलिफ किस्तें हैं उसमें हम बिल्कुल किस तरीके बिल्कुल। से और negotiation लेकिन एजाज साहब, सकें। इस मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास भी वक्त कम है, क्योंकि अमरीकी रजीम के पास वक्त कम है। अपने जंग के अंदर जो उन्होंने एक महाज खोल लिया है, तो मिड टर्म इलेक्शन के बाद ये सेटअप तो जाता दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेटअप है जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं, उससे अगर कुछ लेवरेज लेनी है, कुछ फ़ायदा लेना है या फाइनेंशियल गेंस भी लेने हैं, तो हमें जल्दी करना होगा। एग्री करेंगे आप? जी, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान की ना चाहे उसके नाकदीन हैं, पाकिस्तान में जो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी अगर आप देखें, तो हमारी जो नीयत है लीडरशिप की वो बड़ी क्लियर है कि हम अमन चाहते हैं। हम अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का मुआहदा करवा रहे हैं, ट्रम्प अकेले के लिए नहीं कर रहे। तो दिस इज आई थिंक जो अगर ये रजीम जो है वो अमेरिका में भी चेंज होता है, जो मुझे तो मेरा नहीं ख्याल इतना आसान होगा। बज़ाहिर हमें ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इस की मुश्किल को आसान करते दिखाई दे रहे हैं, अपने एक के बाद एक गैर रिवायती अंदाज़े सियासत, बयानात, और ये जंग के अंदर जिस तरह से अमरीकी अवाम, हमने देखा कि एक हफ़्ता पहले मिलियंस की तादाद में मुख्तलिफ रियासतों में सड़कों पर आए हैं, तो मुश्किल तो होता जा रहा है। जी बिल्कुल, वो डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस हिस्ट्री के तनाजुर में अगर आप देखें तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। वियतनाम वॉर के अंदर भी बल्कि बड़े सख्त किस्म के मुजाहरे हुए, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे ऐसे मुजाहरे हुए कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी हुए, कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी तक के जो प्रोटेस्ट हैं अमेरिका के अंदर वो पीसफुल हैं। दूसरा, अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी स्ट्रांग रही है, डिस्पाइट द फैक्ट के पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उसमें दरारें नजर आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर ये जो हिचकोले खा रही है, और जिसमें आपने भी कहा कि वो ट्रम्प का एक बड़ा गैर रवायती उसका डिप्लोमेसी का एक तरीका है, बल्कि हुकूमत करने का एक बड़ा गैर रवायती किस्म का तरीका है, तो वो वन आफ्टर द अदर समहाउ वो मैनेज कर रहा है सो फार। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम आए अपनी इकोनॉमी की तरफ, डिप्लोमेसी में तो यकीनी तौर पे एक ज़बरदस्त संग मील है, ताल्लुकात में बेहतरी, गर्मजोशी बयानात की हद तक भी, और अमली तौर पे भी हम देख भी रहे हैं, मुआहदे भी हो चुके हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, वो क्या इकदामात हैं जो हमें फ़िज़िकली भी बेहतरी महसूस हो, मईशत के अंदर होने वाले बदलाव की सूरत में, आवाम के मयार ज़िंदगी की बेहतरी की सूरत में, वो इकदामात हमें क्या करने की ज़रूरत है डिप्लोमेसी के बाद? अब जी देखें, डिप्लोमेसी ना अभी इस वक्त एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी के उस पिलर के अंदर वो खड़ी है। द रीजन बीइंग कि आप अभी देखें, हमारा ना सिर्फ ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने या पार्शियली बंद होने की वजह से, ना सिर्फ ये कि ऑयल इज नॉट द ओनली थिंग, हमें वहां से फर्टिलाइजर चाहिए, हमें वहां से जो है कतर से खासतौर पे हीलियम गैस, फर्टिलाइजर, LNG गैस हमें वो चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो मिडिल ईस्ट को बहुत सारी जाती थी, वो इस वक्त सफर कर रही हैं। तो हमें इस डिप्लोमेसी के थ्रू ईरान से निगोशिएट करने की जरूरत है कि हमारा टू वे ट्रैफिक जो है वो चलनी चाहिए। सिर्फ हमें वहां से ऑयल नहीं चाहिए, हमारा बहुत सारी इकोनॉमी इस सारी चीज के ऊपर खड़ी है कि हमने एक्सपोर्ट भी करनी है मिडिल ईस्ट को, और इम्पोर्ट तो ऑफ कोर्स है ही है। तो ये तो एक प्योरली मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अराउंड जो एरियाज हैं वो हमें देखने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट में हमारा अगर इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जो कि ऑलरेडी हमारी ये जितनी इंडिकेशंस हैं, जितने भी पिछले एक महीने से चीजें चल रही हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट बहुत सारे मुल्कों में, खासतौर पर चाइना और रशिया भी इवन, इसमें अभी आप देख सकते हैं कि रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी वो काफी हद तक वेव ऑफ हुई हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा गोल्डन एक टाइम है पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने का। अपने बहुत सारे जो मंसूबे उसके रुके हुए थे
क्या वो तसलसल का तातुल का शिकार थे, क्या वो कई चीजें हम नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम। इजाज़ वासी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन टाइम है ये, लेकिन हमने अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमने कोई पॉलिसी तरतीब नहीं दी है, उसके ऊपर अभी काम पाकिस्तान के अंदर होना बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि उसके ऊपर पॉलिसी साजी कर लेनी चाहिए पहले, ताकि उसके बाद जो हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी स्पेशली वो कर पाएँ। तो क्या कुछ होना अभी वक्त की ज़रूरत है और हो जाना चाहिए जल्द से जल्द? पॉलिसी क्या इसके ऊपर तरतीब दी जा चुकी? जी बिल्कुल, देखें कुछ ना कुछ तो पेशरफ गवर्नमेंट की तरफ से हुई है कि पॉलिसी के लिए कई मीटिंग्स हुई। हमारे जो अंदरूनी ज़राए हैं वो भी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट आईटी और जो डिजिटल करेंसीज हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, एआई खास तौर पे, इस पे कुछ ना कुछ काम कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल है डेफिनेटली इसको तेजी इसमें लानी चाहिए, और तेजी के साथ साथ हमारी जो मिलिट्री के एक्सपोर्ट्स हैं खास तौर पे, उसके ऊपर भी हमारा एक बड़ा अहम किरदार हमारा हो सकता है अगले आने वाले कुछ सालों में खास तौर पे। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर, देखें मिलिट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, वो सिर्फ हर मुल्क की जो मिलिट्री होती है ये वो नहीं सिर्फ काम करती, बल्कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इस चीज में आते हैं। तो बाइनेंस हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, हमें एज अ कौम अपने जो अंदरूनी और इंडिविजुअल इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर हैं, और उससे मेरा ख्याल है कोई बंदा भी उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट ऑन सम लेवल, एटलीस्ट ऑन सम पॉइंट्स, एज अ कौम हमें इकट्ठा होकर उन कौमी मंसूबों को यकजा करके उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और ये जो डिविजन्स हैं इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। तो ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट इज डेफिनेटली स्लो, बिकॉज हमारा पिछले कई दहाइयों में आप देखते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल उसमें मसाइल थे, उस गैप को अभी फिल किया जा रहा है, और एक ज़बरदस्त पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया एजाज आसिफ साहब, माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। और जब आग लगी हुई हो या उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कुछ तो अच्छा हो रहा है। और वो है, एक वक्त होता था इंशाल्लाह हम देखते थे कि क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, लेकिन अब उसकी जगह ले ली है, दौर जदीद है। तो क्रिप्टो डिप्लोमेसी ने एक ज़बरदस्त पेशरफ्त दिखाई है जो हमारी अमेरिका के साथ कुर्बतें हैं, और उन्हीं कुर्बतों की बदौलत आज बैक वक्त हम ईरान और अमेरिका दोनों के लिए काबिल एतबार हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आलमी जंग में तब्दील होने का एक पोटेंशियल है इस तलखी के अंदर, उसको कूल डाउन करने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जिनको कोई कूल डाउन नहीं कर पाता या जो किसी पर एतमाद नहीं करते, वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर, ऑफिशियल्स पर एतमाद का इजहार करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, अब कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ज़ाहिरी बात है कि अवाम में सेहत के हवाले से आगाही पैदा की जाए, शऊर पैदा किया जाए, एक सेहतमंद माशरे की तश्कील को फ़रोग़ देने के लिए कोशिश की जा सके। और सिर्फ नाज़िम, सेहत जो है वो बीमारी से पाक होने का नाम नहीं होती, बल्कि जिस्मानी, जहनी और समाजी तौर पर भी मुकम्मल तंदुरुस्ती का नाम है। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान भर में सेहत का आलमी दिन, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सेहत का आलमी दिन सबसे पहले 1950 में मनाया गया था, और इसका भी मकसद यही है जो कि आलमी इदारे सेहत ने उस वक्त हेल्थ असेंबली ने हर साल 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाने की मंजूरी भी दी थी, जिसके बाद दुनिया भर में अब 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। लेकिन दौरे हाज़िर में आलमी निज़ाम सेहत को कसीर जहती पेचीदगियों का सामना है, मसाइल की कमी है, फिर तहकीकी शोबे में अदम सलाहियत और गवर्नेंस के मसाइल तो हैं ही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद बहुत सारे इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन हमारे सेहत के मामलात फिर भी बिगड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब है, हमारी खुराक उतनी खालिस नहीं रही है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज के वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम आज बात करेंगे ज़ियाबतीस की, यानी कि शुगर का मर्ज़, जो कि हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले सिर्फ ये मर्ज़ बड़ों तक महदूद था, लेकिन अब जो तखमीना लगाया जाता है उसके मुताबिक इस वक्त 589 बालिग अफराद हैं जिनके अंदर उम्रें जो है वो 20 से 89 साल की हैं, जिनके अंदर मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शिकार हैं ज़ियाबतीस के। तो इसी पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, माहिर ज़ियाबतीस,
ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आप, और आप इसे रहनुमाई चाहेंगे। एक तो तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले सिर्फ हमारे बुजुर्गों तक हम देखते थे कि 50-60 साल से जो अबव के बुजुर्ग होते थे घर में, उनमें शुगर का मर्ज पाया जाता था। लेकिन अब जो है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि पैदाइश के वक्त ही कुछ तो शुगर का मर्ज उन्हें लाहक हो जाता है, और कुछ जो है वो कुछ एज के बाद 19-20 साल के बच्चे भी इसके अंदर मुलविस पाए जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, वजूहात क्या हैं शुगर की इतनी तेज़ी से फैलने की? देखिए, वाकई आपने ये बात सही पॉइंट उठाया कि जी जो डायबिटीज़ है, और पाकिस्तान भी अब टॉप पे आ गया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान इस साल जो है वो जो इंसिडेंस रेट है डायबिटीज़ का, उस पर टॉप पे पूरी दुनिया में, यानी सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस पाकिस्तान में। और इन केसेस में अब वो जो एडल्ट एज होती थी ना, 50 से ऊपर या 40 से ऊपर जो लोगों को पहले डायबिटीज़ होती थी, अब वो यंग में ये ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है। और वजह उसकी ये, ख़ासतौर पर बच्चों का जिक्र किया, देखें इसमें 2 तरह की डायबिटीज़ होती है ना, आपने सुना होगा। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़। जो छोटे बच्चे होते हैं 10 ईयर से कम या 7 ईयर से कम, उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ का इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं हुआ। फ़र्क क्या है डॉक्टर साहब, ये भी इलैबोरेट कर दीजिए। जी, टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ है जो कि छोटी उम्र के बच्चों में या यंगस्टर्स में होती है, जिसमें जो है वो पैनक्रियाज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है ड्यू टू सम ऑटोइम्यून प्रोसेस, और वो जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन बनती है वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। इंसुलिन बनने का प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसके लिए इंसुलिन का जो है वो लेना इलाज के लिए मस्ट होता है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन बनती है, पैनक्रियास काम कर रहा होता है, लेकिन इंसुलिन की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये मेन वजूहत होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, जिसमें मोटापा सबसे बड़ी वजह की कि उसकी मोटापे की वजह से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है बॉडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर लेवल्स हाई होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। ये जो केसेस जिनका जिक्र आपने किया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यंगस्टर्स में, ये बेसिकली ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस हो रहे हैं। और बच्चों में भी 14 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे क्लिनिक पे अब आते हैं हमारे पास, और बड़ी वजह बच्चों में, यंगस्टर्स में जो टाइप 2 डायबिटीज़ की है वो मोटापा है, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, फिर दूसरा फैक्टर स्ट्रेस, तीसरा फैक्टर नींद की कमी, जिसकी वजह से कोर्टिसोल लेवल ऊपर जाता है, एक हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन, और उस कोर्टिसोल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप होती है और इंसान डायबिटिक हो जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने स्ट्रेस पे काबू करके अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके इसको टोटली रिवर्स भी किया। ये खुशाइंद बात है डॉक्टर साहब कि ये रिकवरेबल है, ये आपको दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकती है अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। सही रहनुमाई डॉक्टर। एग्जैक्टली। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो मोटापा है, ठीक है जी, ओबेसिटी, उसको कंट्रोल करना। मोटापा किसे कंसीडर किया जाए, कितने वेट से अबव या अकॉर्डिंग टू द हाइट? BMI जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। 28 से नीचे अगर आपका BMI है तो यू आर फिट, मतलब यू आर नॉट ओवरवेट। फिर 28 से ऊपर जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो ओवरवेट, फिर ओबेसिटी, फिर एडवांस ओबेसिटी, जिसके साथ फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ होती है, और यही वजह बन रही है सबसे बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है स्ट्रेस, टेंशन, यानी जो आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं उसमें हर बंदा ही टेंशन। जी बिल्कुल, इकोनॉमिक हालात देख लें या फैमिली टेंशन्स हैं, जो भी है, इस सारी की वजह से जो स्ट्रेस होता है ना वो बॉडी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती है, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और अगर इस लेवल पे वेट को कंट्रोल कर लिया जाए, स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये टोटली टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। अच्छा, टाइप 1 की पहले डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। टाइप 1 बच्चों में आपने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक की एज के, उन तक ये होता है टाइप 1। अगर टाइप 1 की बात करें तो हमें ये भी देखने को मिला, सुनने को मिला, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जिन बच्चों को पैदाइशी तौर पर माँ का दूध नहीं मिलता या माँ का दूध वो नहीं पी सकते हैं, वो भी शुगर का मर्ज उन्हें लाहक हो जाता है। टाइप 1 की बात कर रही हूँ, तो ये किस चीज़ की वजह से होता है? क्योंकि अब उस बच्चे का तो ना वेट ज़्यादा होगा, ना ही वो स्ट्रेस में होगा, और ना ही वो बच्चा की डाइट या हेल्थी लाइफस्टाइल हो सकता है ना। वो बच्चा तो भी सिर्फ सोने वाला और उठ के दूध पीने वाला बच्चा है, तो उसके अंदर किन वजूहात की बिना पर सिर्फ माँ का दूध ना पीना वजह हो सकती है? देखिए, एक वजह इसमें ये भी है, मदर फेड जो है वो बहुत ज़रूरी है। मदर फीडिंग कम से कम साल तक या 1.5 साल तक बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे इनिशियली स्टार्ट में पहले 2-3 माह, 4 माह, 5 माह, 4 माह वीनिंग से पहले जो है ना बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। लेकिन आर्टिफिशियल फीडिंग अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो ज़ाहिर है वो ये कैसे तो फार्मूला मिल्क इसकी वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, फार्मूला मिल्क बेसिकली नहीं है। क्या होता है कि इसमें एक कुछ माएँ
मैं अब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ माएँ बच्चों को शुरू से कोई भी वजह है, दूध नहीं आ रहा, आप नहीं पिला पा रहे बच्चे को, तो काऊ मिल्क में वो शिफ्ट करते, तो काऊ मिल्क अच्छा, में वो भी ख़ास किस्म की जो है ना प्रोटीन होती है, जो कि जब बॉडी में जाती है बच्चे के, तो वहाँ पे ऑटो इम्यून प्रोसेस जनरेट होता है। और 1 साल से पहले तो रिकमेंडेड नहीं होता वो। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, तो दिया जाता है ना। तो वो जो ऑटो इम्यून प्रोसेस है वो बॉडी में जाकर जो है वो बीटा सेल्स पे अटैक करता है और पैनक्रियास को डेड कर देता है। ये सबसे बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह ये है कि बच्चों को छोटी उम्र में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ओहो, आपने देखा होगा, जी जी, ओवर द काउंटर मिल जाता है यहाँ पे, फौरी इलाज के लिए। और फौरी इलाज के लिए बुखार हुआ थोड़ा सा तो एंटीबायोटिक्स, वायरल इलनेस है जिसमें दी नहीं जानी चाहिए एंटीबायोटिक्स। तो इसका ख्याल तो हमारे डॉक्टर हजरात को रखना चाहिए। डॉक्टर साहब भी हैं, पेरेंट्स भी जो हैं, या आम ये ना अम्मी अबू घर में हैं, यार ये मैंने गला ख़राब हुआ था, ये तुम इसको पिला दो, तो ये वो मतलब जो अनएथिकल यूज़ है ना एंटीबायोटिक्स का, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और बच्चों को छोटी उम्र में जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कराया जाता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून प्रोसेस जिसकी मैं बात कर, ये भी जनरेट होता है, जो कि बीटा सेल्स को डैमेज करता है। ये दूसरा ये कि माँ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अद्वियात जो गलत किस्म की उनका इस्तेमाल, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेसेस, ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है वो बच्चे में, इसी को अगर आगे से ये बच्चे में जा सकती है, इसके खदशात होते हैं, तो आपने इस सारी चीज़ों का ख्याल रखना है नाज़रीन। लेकिन अगर प्री डायबिटिक आप पोजीशन पे या स्टेज पर हैं, उसको आपने नॉर्मल करना है, पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी? जिस तरह हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल है, डाइट है, और क्या कुछ है जिससे आप एक प्री डायबिटिक पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ को अपना सके? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये जो प्री डायबिटीज़ है ना, ये आगे चल के टाइप 2 में कन्वर्ट होती है। तो प्री डायबिटीज़ एक ऐसी फॉर्म है डायबिटीज़ की जो 100% रिवर्सिबल है। इसमें आप टोटली नॉर्मल हो सकते हैं अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। प्री डायबिटीज़ में बेसिकली सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि वेट अगर आप नॉर्मल कर लें, उसको रिड्यूस कर लें, अपनी ज़िंदगी में जितने स्ट्रेसेस हैं उसको कंट्रोल कर लें, 7 to 8 आवर्स की नाइट स्लीप लेनी है। अच्छा, नाइट स्लीप, ये मैसेज मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं सेहत का आलमी दिन, तो उसमें ये बात जो है ना, ये लोग नहीं समझ पाते कि वो कहते हैं जी यार हम तो दिन को सो लेते हैं 7-8 घंटे। डे स्लीप, डे अल्लाह ताला ने बनाया है जो है वो काम करने के, और आपको अपना जो लाइफ साइकिल है, जो काम का और नींद का और आराम का, उस सूरज के साथ आपने उसको करना है। यानी सूरज निकला, काम शुरू, खुरूज गरूब हुआ, आराम शुरू, नींद। तो आप जो हैं, अगर हम लोग जो है अपना नेचुरल जो लाइफस्टाइल जो पहले हमारे बुजुर्गों का होता था कि सूरज के साथ काम शुरू, सूरज डूबते साथ काम खत्म, ये चेंज हो गया। ये बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर साहब नींद ना पूरी हो तो ये मोटापे की वजह बन सकती है, और मोटापा फिर शुगर की वजह बन सकता है। तो नींद ना पूरी होना मोटापे की वजह कैसे हो सकता है? देखिए, जब नींद नहीं पूरी होती, और ख़ास तौर पे नाइट स्लीप, तो एक हार्मोन होता है, बड़ा मशहूर हार्मोन है, मैंने जिक्र भी किया था, कॉर्टिसोल, जिसको हमें स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो आपका ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब इस कॉर्टिसोल का जो इफेक्ट है ना, वो लिवर पे भी आता है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उस पे भी आता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी पे भी आता है, पैनक्रियास पे भी आता है। तो ये 3-4 जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। और अमूमी तौर पे हम रात को जागते हुए कुछ मंचिंग या क्रेविंग भी होती है ना, तो कुछ ना कुछ खाते भी रहते हैं, तो ये भी तो एक फैक्टर बनता है। ये भी फैक्टर बनता है। अब ज़ाहिर है रात को जाग रहे हैं तो आपने खाता ही, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खाना है, तो वो भी फैक्टर बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाती हैं। कॉर्टिसोल लेवल की वजह से जो है वो वेट गेन होता है, और वेट गेन अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं, उनका वज़न थोड़ा बढ़ रहा होता है। वो कहते हैं यार नहीं यार, इस जॉब से पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, ये इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद ही मैं ओवरवेट हो गया हूँ। वजह यही होती है कि आप जब नाइट जॉब में आते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ता है, और स्ट्रेसेस की वजह से कई ऐसी चेंजेस हैं जो मेटाबॉलिज्म में आती हैं, जो कि इंसान को मोटा करती हैं। और ख़ास तौर पे सेंट्रल ओबेसिटी, आपने देखा ऊपर से सारे ठीक होते हैं, टांगे भी ठीक हैं, शोल्डर भी ठीक है, कोई फैट नहीं। सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का जो है ना वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो बढ़ता है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब हमने बहुत स्लिम स्मार्ट लोग भी देखे हैं जिनको शुगर होती है, और बल्कि वो मोटे होते हैं और उनका शुगर के बाद उनका वेट बल्कि ज़्यादा गिर जाता है। वो क्या वजूहात हैं और वो कौन सी टाइप है शुगर की? देखिए, जो कम वेट के होते हैं उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये नहीं कि मोटे लोगों में ही टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, लेकिन जो वेट गिरने का आपने बात की, जब शुगर लेवल्स हाई होता है तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जो है वो मसल जो है ना, मास वो कम होता है, मसल मास कम होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो वेट गिर रहा है, और पेशेंट का वेट गिरता भी है।
जहाँ तक जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें जब टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वजह तो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उसमें वेट उस तेज़ी से नहीं गिरता जिस तेज़ी से जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में गिरता है। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जब शुगर लेवल बढ़ता है और ट्रीटमेंट नहीं चल रही होती है, अभी डायग्नोज नहीं हुआ होता केस, तो वेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन टाइप 1 के मुकाबले में काफ़ी कम है ये बात। लेकिन उसकी वजह आप वो ये होती है कि वेट गिरने की कि जब ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में हाई होता है और इंसुलिन काम करना छोड़ देती है तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रहा होता, वो सर्कुलेट कर रहा होता है और सेल्स बेसिकली जो है वो एपेटाइट्स उसकी बढ़ती है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो फिर बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होता है कि फिर आप ज़्यादा भूख भी लग रही होती है, आप खाते हैं लेकिन वो असर नहीं कर रहा होता और वेट गिर रहा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, ये कितनी बड़ी वजह बन रहा है? और वैसे भी चाय के तो हम लोग सारे दीवाने हैं, दिन में एक नहीं कई कप कई टाइम पे चाय चलती है, ऑफिस में भी, घरों में भी। तो एक सवाल हमारे देखने वालों की तरफ से ये भी आया कि क्या पानी की कमी को चाय पूरा कर सकती है, और ये कितनी रीज़न बन रही है ड्रिंक्स और चाय का बढ़ता हुआ इस्तेमाल? देखिए, पानी की कमी सिर्फ पानी ही पूरा कर सकता है, एक बात तो ये, और दूसरा ये कि पानी को एक इत्तेदाल पसंदी के साथ मॉडरेट तरीके से यूज़ किया जाए। ओवर ड्रिंकिंग भी ठीक नहीं है, पानी का ज़्यादा पीना कि अब 15-15, 20-20 गिलास डेली के पिए जा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी अल्लाह ताला ने इतनी अच्छे तरीके से बनाई है कि ये खुद ही वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करती है। आपने अपनी बॉडी को जो है डिहाइड्रेट नहीं करना होता, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, हीट स्ट्रोक है, उसमें ज़ाहिर है वाटर पसीने से भी ज़ाया हो रहा है बॉडी का, तो उसमें फिर आपने इनटेक के ज़रिए उसको बैलेंस करना होता है। लेकिन देखा ये है कि सर्दी में जो है लोग जो है वो भी ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, जो कि ओवर हाइड्रेशन है, उसको भी नहीं कर, तो आप 2 से 2.5 लीटर जो है एक एवरेज बंदे को दिन में पानी पी लेना, ठीक है, और वो एक साथ नहीं कि जी आपने सुबह ही उठते सारी 2-2.5 लीटर खत्म कर दिए, नहीं, ये तो आपने आहिस्ते सारा दिन में ग्रेजुअली आप वो करें। एक तो ये बात। जहाँ तक चाय की बात की कि चाय में देखिए, चाय में पानी तो होता है, ठीक है जी, उसको भी हम वाटर इनटेक में शामिल करते हैं। जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं इनटेक, वाटर इनटेक का पेशेंट्स में, तो जो चाय, कॉफ़ी या इस टाइप की जो ड्रिंक्स है उनको भी वाटर इनटेक में शामिल किया जाता है। लेकिन ये चाय का ज़्यादा इस्तेमाल भी वेट गेन करवाता है। ज़ाहिर है यहाँ पे तो चाय जो है ब्लैक टी नहीं पी जाती, यहाँ पे तो दूध के साथ उसमें फैट भी जाता है, उसमें शुगर भी जाती है, चीनी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो चाय आप पिएँ ज़रूर, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 1-8 कप या 2 कप डेली के ठीक है, उससे ज़्यादा चाय जो है ना, मतलब एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की जो है नुकसानदेह। तो आप अगर मेडियोकर तरीके से या मीडियम तरीके से या मॉडरेट तरीके से अगर आप चलते हैं, अपनी डाइट में बैलेंस डाइट लेते हैं, तो कोई चीज़ नुकसान नहीं देती। सिर्फ उस वक्त नुकसान आता है जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बैलेंस डाइट इसलिए याद कहते हैं ना, बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें आप कार्ब्स भी ले रहे हैं, जिसमें आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, जिसमें आप हेल्दी फैट्स भी ले रहे हैं, जिसमें आप फाइबर भी ले रहे हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। इत्तेदाल पसंदी जो है वैसे भी इत्तेदाल पसंदी है, हमें कहा गया अगर आप सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड पे आ रहे हैं और बाकी चीज़ें छोड़ दें तो फिर ये नुकसान दे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम देसी घी का इस्तेमाल, हमारे बचपन में हमने अपने पेरेंट्स को देखा, उनके पेरेंट्स को देखा कि वो देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करते थे, बट अब हमारी ज़िंदगियों में वो ख़त्म होता जा रहा है, ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है। शायद हम स्मार्टनेस की तरफ इतना राग़िब हो चुके हैं कि हमें लगता है कि देसी घी फ़ैट करेगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो मोटे भी नहीं हुआ करते थे, तब तो फ़ैट भी नहीं उस तरह से हुआ करती थी। तो हमें देसी घी को क्या दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, पराठों के ऊपर, खानों के अंदर, या फिर वैसे ही पानी के अंदर या ब्लैक कॉफ़ी के अंदर इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, और क्या ये तेल का नेमुल बदल हो सकता है? देखिए, ये यहाँ पे फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा कि किसी भी चीज़ की जो है ना ज़्यादती ख़तरनाक है। आपने देसी घी भी अगर यूज़ करना है, लेकिन अगर आप वो भी ओवर यूज़ करेंगे तो ये भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप इसका मुकाबला जो है बनास्पति घी के साथ या ऑयल्स के साथ कर रहे हैं, जो कमर्शियली ऑयल अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें जो है जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए है, डी है, ई है, विटामिन के है, ये सारे फैट सॉल्युबल हेल्दी विटामिन हैं जिसको बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ जो है देसी घी में होती है। ये आपके जो बनास्पति घी होते हैं, जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा प्रोसेस जो है, इतना हाइड्रोजनेशन जिस प्रोसेस को कहते हैं, उसके जरिए बनाया जाता है। तो वो जो टाइम और तरीक़ाकार क्या हो सकता है फिर अगर हम इसको इस्तेमाल भी करें अपनी ज़िंदगी में वापस? आप देखें, आप ना 1 या 2 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं नाश्ते में भी और आपके लंच में भी और डिनर में, लेकिन उसका तरीका ये है कि आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले देसी घी थोड़ा सा ले लें, जिसमें अच्छा, अब देसी घी में जो फैट्स हैं वो नट्स में भी हैं, हेल्दी फैट्स,
ठीक है, वो ऑलिव ऑयल में भी हैं, वो मस्टर्ड ऑयल में भी हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल म्यान अरबी से करें खाने में ही, किसी हर खाने में, तो आपको एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, प्लस आपके जो कार्ब्स आप ले रहे होते हैं, खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट्स की बात करता हूँ, जब खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं, स्टार्ट ही कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप स्टार्ट फाइबर से, हेल्दी फैट से लें और थोड़ी देर बाद फिर कार्ब्स को ऐड करें। इससे क्या होगा कि डाइजेशन का प्रोसेस जाएगा, कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, स्पाइक्स नहीं आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर से रुजू करना हो, वो कौन सा वक्त होगा, वो कौन सी अलामात होंगी जिस पे आपको खुद टोटके आजमाने से बाज आना चाहिए और फिर डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के सिनेरियो में। देखिए, जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, पेशाब आना, वेट बहुत तेज़ी से गिर जाना, जो है ना, और वीकनेस हो जाना, ये तो एक क्लासिकल सिम्टम है, ये सबको पता है कि अगर ये ऐसा हो तो फ़ौरन शुगर चेक कराओ। लेकिन आजकल जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है और जो यंग जनरेशन में हो रही है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें सिम्टम्स ये होते ही नहीं। अच्छा, हाँ, और ये बिल्कुल, और उसमें ये होता है, खाना खाया फ़ौरन नींद आ गई, एकदम सुस्ती पड़ गई, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी डिहाइड्रेशन के, बगैर खाने की कमी के बंदा खा पी रहा है लेकिन थक रहा है, अनयूजुअल फटीग है जिसका कोई रीजन। जोड़ों में दर्द भी महसूस हो सकता है? एग्जैक्टली, जोड़ों में दर्द है, वीकनेस है, थकना है, तो ये चीज़ बहुत हुआ है। दूसरा ये कि भूख का बार बार लगना। अच्छा, आप खाते, खा के हटे, थोड़ा सा काम किया, आधे घंटे के अंदर फिर भूख लगी, फिर खाए, तो ये कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं। प्लस जो है ना, वो आपको दिन में आपको नींद आ रही होती है खाने के बाद, जब बेड पे लेटते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है। अच्छा, तो ये भी ये वो चीज़ें हैं, जो ये वो साइंस हैं जो आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ में हो रहे हैं, लेकिन बंदों को पता नहीं है, इंसान को पता नहीं है, हमें पता नहीं है, पीपल अवेयर नहीं है। तो जब ये इस किस्म की भी साइंस देखें तो आपको अपना फ़ौरन डॉक्टर से मिलकर अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। और डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग क्योंकि इतना ज़्यादा कॉमन हो गया, डायबिटीज़ पाकिस्तान टॉप पे आ गया, तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है लोगों से कि वो साल में 2 दफ़ा अपनी डायबिटीज़ के जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, HbA1c हो गया, या रैंडम ब्लड शुगर हो गया, ये अच्छी लैब से साल में 2 दफ़ा ज़रूर कराएं ताकि पता चल जाए कि कहीं प्रोसेस शुरू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर डायबिटीज़। और ये क्योंकि हेल्थ डे मनाया जा रहा है आज के लिए, तो आप पूरी बॉडी की एक स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं। साल में अगर 2 दफ़ा करवा सकते हैं तो ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप साल में 1 बार भी करवाते हैं तो आपकी अपनी हेल्थ है तो फिर सब कुछ है। वो कहते हैं ना, सेहत है तो फिर सब कुछ है, तो आप सेहत को यकीनी बनाएं। बिल्कुल। और इसके लिए क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ट्रेंड बढ़ रहा है, तो इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए, वर्कआउट को अपनाते हुए, ओबेसिटी से बचने के लिए आप ये सारी चीज़ें करते हुए ज़्यादती से खुद को बचा सकते हैं, अपने प्यारों को। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 और क्रिकेट का जोश और खरोश तो भरपूर तरीके से जारी है, लेकिन अब मामला इसमें थोड़ा सा तब्दील होने जा रहा है। अब ये मेला मूव कर रहा है लाहौर से कराची की तरफ। तो कराची के लोग कितने एक्साइटेड हैं। खैर, ये और बात है कि स्टेडियम में तो मैच देखने के लिए वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रही है, ऑफिसेस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी क्योंकि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम है, तो बहरहाल एक्साइटमेंट तो होगी कराची के लोगों को। क्या बिल्कुल ऐसी एक्साइटमेंट तो होगी, लेकिन जहां कल से चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी आपको स्टेडियम के अंदर, तो फिर आपके पास अगर साइकिल है तो आप स्टेडियम के बाहर साइकिल पार्क करके ये स्टेडियम के बाहर से ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। तो इवेंट में अब तक सबसे मजबूत कारकर्दगी हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान की रही है, जो पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान है, जबकि कल लाहौर में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडी को भी 7 विकेटों से शिकस्त दी है। तो ये जो बढ़तरी है इसने मजीद मुस्तहकम कर दिया है। हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान को मैच में मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जिसके बाद रावलपिंडी ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 20 विकेटों के नुकसान पर कोई 182 रन बनाए थे। तो हम देख रहे हैं कि अब तक की जो फातेह है वो मुल्तान सुल्तान है। हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, तो याहिया भाई को ही शामिल गुफ्तगू करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। याहिया भाई, आपको वेलकम कहेंगे। मुल्तान सुल्तान की क्या स्ट्रेटजी है? अगर हम देखें तो तमाम टीमों ने बोली के थ्रू अपने अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट किया और सबने अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया होगा यकीनन अपनी कैपेसिटी को देखते हुए। और अगर हम देखें तो अब तक नाकाबिल शिकस्त नज़र आ रही है हमें मुल्तान सुल्तान। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, किस चीज़ का एज है उन्हें? सबसे पहले तो जुनैद और इशाल आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 पहले मरहले की बात की, जो कि गुज़िश्ता रात लाहौर में अपने अख्ताम को पहुंचा और आज टूर्नामेंट में आराम का दिन है,
और कल से कराची का लेग शुरू होने लगा है। और आपने जो मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी की बात की, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गौहर शाह जिनकी ये टीम है, क्योंकि ओनरशिप तब्दील हुई है मुल्तान सुल्तान की, और मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। और उस परफॉर्मेंस में इस टीम का कॉम्बिनेशन, इस टीम के खिलाड़ियों की कमिटमेंट, डेडिकेशन, वो आपको ग्राउंड में दिखाई दे रही है। और इनके कप्तान एस्टन टर्नर जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, इनके कोच टिम पेन जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, ये कॉम्बिनेशन हैदराबाद किंग्समैन के पास भी है। मानोस लबुशैन उनके कैप्टन हैं और जेसन गिलेस्पी उनके डग आउट में एज ए कोच मौजूद हैं। लेकिन वो टीम अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ कर नहीं पाई है। 3 मैचों में 3 नाकामियों का उनको सामना करना पड़ा है। ऑन द अदर साइड मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करते हैं तो 5 मैचों में वो 4 मैच जीत चुके हैं, टेबल पर टॉप कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी टूर्नामेंट जारी है, तो कराची का लेग जो है वो बहुत सारी चीजों को आया कर देगा। लेकिन मुल्तान की टीम की अगर आप बात करें, प्लेड मैग्निफिसेंट, बिल्कुल ज़बरदस्त और परफॉर्मेंस है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वो टॉप पोजीशन जो पहले कराची के पास थी, अब 8 पॉइंट्स हासिल करते हुए मुल्तान ने उनसे वो हासिल कर ली है। तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है 5 पॉइंट्स के साथ। आपके ख्याल में ये पोजीशंस जो अभी सेट हो चुकी, अब तक की परफॉर्मेंस, टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए ये ऐसे ही रहने की तवक्को है, या फिर ये जगह आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान से कोई और टीम भी ले सकती है, किसी और में इतना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखिए जुनाद, अभी टूर्नामेंट जारी है और यकीनी तौर पर कल का जो मैच मुल्तान की टीम जीती, उससे पहले कराची की टीम जो है वो टेबल पर टॉप कर रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट में 3 ऐसी टीमें हैं जिनके कप्तान जो है वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। कराची किंग को डेविड वार्नर, मुल्तान सुल्तान को एस्टन टर्नर और हैदराबाद किंग्समैन को मानोस लबुशैन जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और जो पहली 2 टीमें हैं उनके कप्तान ऑस्ट्रेलियन है, जो आखिरी नंबर की टीम है उसके कप्तान भी ऑस्ट्रेलियन है। तो कॉम्बिनेशन की भी अगर हम बात करें, और अगर आप जिस तरह बात करें कि क्या टूर्नामेंट में कुछ उतार चढ़ाव आएगा, यकीनी तौर पर, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 पर टीम देख रहे हैं तो वो पेशावर ज़ल्मी है, नंबर 7 पर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है। तो यकीनी तौर पर अभी इन टीमों को बहुत कुछ करना है, और अगर ये टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है तो यकीनी तौर पर जो पॉइंट्स टेबल है वो ऊपर नीचे होगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जो 7वें और 8वें नंबर की टीम है वो हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज, इनमें मुझे कुछ बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे लगता है कि असल मुकाबला जो है वो कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ही है। इनमें से 2 टीमें बाहर हो। अच्छा याया भाई, हमने देखा कल रावलपिंडी की टीम ने गलतियां कुछ की लेकिन मैच हार भी गई। आप क्या समझते हैं, सैम्पलिंग्स की एक इनिंग्स के बावजूद भी टीम क्यों जीत ना सकी? कहां कहां पर उनसे गलतियां हुई जिनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए उन्हें? देखिए, जो रावलपिंडी की सिलेक्शन की बात करें, एक तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनको जमान खान का सेटबैक हुआ। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जो उनके फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उनका एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट जो है वो वजह तनाज़ा बना, फिर उनको 2 करोड़ का जुर्माना हुआ, अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद आमिर उनके पास आए हैं कोयटा से, और मोहम्मद आमिर उस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर नहीं पा रहे हैं। जी, अभी थोड़ा सा आपने तज़किरा किया याया भाई नसीम शाह का, ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इंजरी के बायस बाहर हो जाना, मामला इंजरी का है या फिर वो जो एक मामला चल रहा है ट्वीट वाला, और ख़दशात तो बहरहाल थे कि कहीं उनके करियर को ही डैमेज ना करते ये ट्वीट, आपको क्या लग रहा है? देखिए जुनैद, बात यहाँ बहुत सीधी सी है। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था, और जो कुछ नसीम शाह ने किया उसको तो आप किसी भी तौर पर जस्टिफाई कर नहीं सकते। एक खिलाड़ी का काम खेल के मैदान में अपने आप को साबित करना है, और अननेसेसरी उन्होंने जो है वो मैं कहूँगा कि बिला वजह का उन्होंने पंगा लिया और उसको उनकी कॉस्ट पे करना पड़ी। और दूसरी जहाँ तक बात है कि नसीम शाह वर्ल्ड कप में आपको पता है कितने मैच खेले, फिर हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस आपके सामने है, ग्राउंड में आपकी परफॉर्मेंस है नहीं, और आप जो है वो अननेसेसरी चीजों में अपने आप को उलझा रहे हैं, टांग डाल रहे हैं, अपने करियर को स्पॉइल कर रहे हैं। तो नसीम शाह इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर आपके सामने आए हैं।
जहां तक आपने सवाल किया, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई इसके अंदर जो है वो मुतनाज़ा चीज नहीं है। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया मुतनाज़ा, उस पर क्रिकेट बोर्ड ने उनको पेनलाइज किया, 2 करोड़ का जुर्माना हुआ। अब वो अनफिट हो गए और उनकी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में आपके सामने। बिल्कुल, और वैसे भी उनका अनफिट होना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी ट्वीट के बाद। याहिया भाई, आप कितने पुरुमीद हैं कि इस बार भी चाहे वो बैटिंग हो, क्योंकि बैटिंग में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि अच्छा बैट्समैन मिल सके हमारी पाकिस्तानी टीम को, कोई नया टैलेंट उभर के आता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आपको भी तवक्कुआत हो, उम्मीद हो, चाहे वो बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो? मैं आपके सवाल का इससे पहले के जवाब दूं, इससे पहले इशाल बात कर रही थी कि नसीम शाह का जो फिटनेस प्रॉब्लम है वो राइटिंग ऑन द बॉल था, तो मैं थोड़ा सा वजाहत चाहूंगा कि शायद हमें इस बारे में नहीं पता, इशाल को इस बारे में पता हो तो हमारी मालूमात में इजाफा हो जाए। तो इशाल, अगर आप बता सकें कि ऐसा क्या था कि आपको लग रहा था कि नसीम शाह डेलिबरेटली अनफिट हो जाएंगे? अच्छा नहीं, जो हालात वो वाक़यात चल रहे थे, मैं तो उन्हीं की वजह से कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है वो जो आपने शेर अभी पढ़ा, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें खुद भी मरने का शौक़ था, तो वो वही शेर जो है वो इन पे भी लागू होता है, वही बात इन्हें ले डूबी। तो मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ जो कि इस वक्त सिनेरियो पूरा चल पड़ा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी उनकी उसी तरह की थी, और उनकी परफॉर्मेंस के बिना पर भी वो बाहर, वैसे भी बाहर ही उन्हें होना चाहिए था। हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम समझते हैं कि टीम में उनका कोई किरदार नहीं है या टीम में उनकी जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो टीम का हिस्सा होते हैं। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए, जब भी उन्हें चाहे फिटनेस की बिहाफ पर बाहर किया जाता है या दीगर इश्यूज़ के बिहाफ पर, उन्हें टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते, होना चाहिए था? मुबहम बात की है आपने इशाल, और मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में ऑक्शन में फरोख्त हुए थे नसीम शाह, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो पार्टिसिपेट करें? अगर फिट नहीं होंगे तो फिर वो खेल नहीं पाएंगे, और यही सबसे बड़ा मसला है कि फिटनेस जो है ना वो सिर्फ आपको ग्राउंड में अच्छा खेलने के लिए जो है वो मोटिवेट नहीं करती, बल्कि फिटनेस जो है ना वो मुख्तलिफ प्रेशर्स को हैंडल करने में भी आपको मदद करती है, फटीग में भी आपको जो है वो मदद करती है। ये जो नसीम शाह के साथ इशू हुआ जिसमें अननेसेसरी उन्होंने अपना पाँव डाला, उसके बाद डेफिनेटली दबाव में तो आए होंगे। और पहले मैच में जहाँ पर उनकी टीम ने 215 किए पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, उन्होंने 4 ओवर में 51 दिए, आमिर ने 4 ओवर में 49 रन दिए, 2 उनके मेन बॉलर ने अपने 8 ओवर के कोटे में 100 रन दे दिए, तो फिर टीम का जीतना बनता नहीं था। लेकिन उसके बाद जिस तरह उनकी ट्रोलिंग हुई, जिस तरह उन पर 2 करोड़ का जुर्माना हुआ, वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। याहिया भाई, ये प्रेशर आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने अपना ये जुर्माना हो जाने के बाद वो अपनी सामने आए और उस चीज़ की माफ़ी तलाफ़ी भी करते रहे, और उन्होंने ये बताया भी कि उनकी जो मैनेजर थे ये उनका कसूर है, उनका कसूर भी नहीं है डायरेक्टली, और डेफिनेटली वो खुद तो हैंडल नहीं कर रहे होंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो कोई ना कोई हैंडल कर रहा था। उस टीम को भी बर्खास्त कर दिया गया, उस टीम को भी बैन कर दिया गया, तो यहाँ तक काफ़ी था। मज़ीद प्लेयर को प्रेशराइज किया जाना या उनकी फिटनेस इस वजह से अगर ख़राब हुई है कि वो प्रेशर में आ गए थे, तो सवालिया निशान तो फिर हमारी गवर्नमेंट के ऊपर या हमारी इंतज़ामिया के ऊपर भी आता है कि आपने अगर टीम को कसूरवार थी, टीम को हटा दिया था, तो नसीम शाह के ऊपर इतनी बड़ी उन्हें सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। विशाल, मुझे बता दीजिए कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है, तो इसमें इंतज़ामिया का और हुकूमत का कौन सा बंदा है जिसने नसीम शाह को अंडर प्रेशर किया? अगर आपकी मालूमात हो तो मेरी मालूमात में इजाफा कर दें। अच्छा याहिया भाई, आप तो मेरी कंधे में रख कर चला रहे हैं, मुझे वाकई में नहीं इल्म कि किसने प्रेशराइज किया होगा, लेकिन ऑब्वियसली जब जुर्माना होता है 2 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं है, और फिर उसके बाद जो है उन्हें माफ़ी भी मांगना पड़ी, उनकी टीम को भी बर्खास्त किया गया, तो डेफिनेटली एक प्रेशर तो बिल्ट हुआ। वो जिस भी तरफ से आया प्रेशर, जुर्माना नहीं होना चाहिए था इशाल, आपके ख्याल में जुर्माना नहीं होना चाहिए था? जुर्माना होना चाहिए था, जुर्माना होना चाहिए था उन्हें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे कि बाकी भी बहुत सारे काम हुए। हमने देखा बाकी प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा गलतियां उनसे भी सरजद हुई हैं, जिस तरह से जो मेहमानों को आपने होटल तक लाया, सिक्योरिटी के साथ झगड़ा हो जाना, फिर आप बॉल टैंपरिंग करना, बिल्कुल बॉल टैंपरिंग करना, ये भी बहुत बड़ी गलतियां थी जो दूसरे प्लेयर से भी सरजद हुई, लेकिन उनको उतना कसूरवार नहीं ठहराया गया या उन्हें उतने जुर्माने नहीं किए गए, उस तरह से सजाएं नहीं दी गई। तो ये ओवरऑल पूरी टीम के साथ या तमाम प्लेयर्स के साथ एक ही जैसा रवैया होना चाहिए, एक ही जैसे कवानीन होने चाहिए। तो कहाँ गलती हुई, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। क्या बाकी खिलाड़ियों ने जो गलती की वो नसीम शाह की गलती के इक्वल थी? देखिए, मेरे ख्याल में याहिया भाई गलती हुई है,
और उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। और ये मिसाल है उन तमाम प्लेयर्स के लिए अगली बार के लिए कि वो कोई ऐसी हिमाकत ना करें। उनका फोकस मेरे ख्याल में खेल पे होना चाहिए। हमारे पास वक्त की कमी है, वरना इस पे लंबी डिबेट हो सकती थी। आपके वक्त का या भाई बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि PSL भी कामयाब होगा, उसमें नया टैलेंट सामने आएगा और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा। कंट्रोवर्शियल बयान देने से आप मेन स्ट्रीम में आ तो सकते हैं, लेकिन उसके एक भारी कीमत है जो कि हम देख रहे हैं कि नसीम शाह को चुकानी पड़ी। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं उनकी इंजरी दूर हो और वो दोबारा से ग्राउंड में परफॉर्म करते हुए दिखाई दें। बिल्कुल जी। और अब आ जाते हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब। और सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा इनिशिएटिव, सिंध हुकूमत ने महंगाई के दबाव को कम करने और आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए पेट्रोल सब्सिडी का अहम इकदाम शुरू कर दिया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि सूबे भर में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए की पेट्रोल सब्सिडी दी जाएगी जी। और उनके मुताबिक ये सब्सिडी सिर्फ उन अफराद को मिलेगी जिनकी मोटरसाइकिल महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में रजिस्टर्ड है। शहरी महकमा एक्साइज की वेबसाइट के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं और सब्सिडी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और वज़ीर आला ने ये वाज़ेह भी किया है कि इस स्कीम का मकसद आम आदमी, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले तबके को बराह रास्त माली सहूलत फराहम करना है। जी हाँ, मुराद अली शाह ने मज़ीद बताया कि अगर कोई शहरी अपनी मोटरसाइकिल अपने नाम मुंतकिल करवाना चाहता है तो ये ट्रांसफ़र फ़ीस भी उसकी ख़त्म कर दी जाएगी, वो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा हासिल कर सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आप समझते हैं कि सिर्फ सब्सिडी मोटरसाइकिल मालिकान को ही मिलनी चाहिए या दीगर जो तबका है वहाँ पर जिनके पास गाड़ियाँ हैं, ऑटो हैं या दीगर सवारियाँ हैं, क्या उनके लिए ये सब्सिडी नहीं है, उनको इसमें केटर नहीं किया जाएगा और ये सब्सिडी सिर्फ मोटरसाइकिल मालिकान तक महदूद रहेगी? जी मुस्तफ़ा साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, तो अगर आप सवाल सुन पाए हैं तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा मुस्तफ़ा बलोच साहब, ये जानना चाह रहे थे, सब्सिडी के लिए सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान होंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी, तो आप समझते हैं कि दूसरों को इसमें केटर नहीं होना चाहिए? दूसरे लोग हैं जिनके पास, दूसरे शहरी हैं वहाँ के जिनके पास गाड़ियाँ, ऑटो या दीगर सवारियाँ हैं, उनको भी इसमें केटर किया जाएगा या सिर्फ मोटरसाइकिल मालिकान तक महदूद रहेगी सब्सिडी? मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, बट मैं आपको जो ज़ाहिर टॉपिक है मैं उसके हवाले से आपको बता देता हूँ कि ये एक आपको पता है कि इंटरनेशनल एक क्राइसिस चल रहा है पेट्रोल के हवाले से और फ्यूल क्राइसिस ग्लोबली। आपको पता है ये जो ईरान के साथ एक रीजनल जो वॉर चल रही है उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक क्राइसिस आया हुआ है। लेकिन इस पे देखते हुए ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में एक कंसर्न है और सिंध हुकूमत ने एक सब्सिडी दी है पेट्रोल के हवाले से जो हमारे शहरी हैं जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो ये बहुत एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है इसमें कि जो रजिस्टर्ड बाइक्स हैं उनको जो है वो 2000 रुपीज़ एक की सब्सिडी मिलेगी पर मंथ, और उसमें यह है कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक प्रोसेस दिया हुआ है, वो भी बड़ा इजी है। उसमें भी उनको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वेव ऑफ की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर इक़दाम है। इसके साथ ये है कि वफाकी हुकूमत के साथ ज़ाहिर है हम इंटरलिंक्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन में चल रही हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स भी हमने लिए हैं। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, इस पर मैं समझता हूँ कि जितना आवाम को रिलीफ हम दे सकेंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बिल्कुल ठीक। और मोटर बाइक मालिकान के अलावा जो ऑटो रिक्शा मालिकान हैं, जो दीगर ट्रांसपोर्ट के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके लिए भी कोई प्लान है फ्यूचर में? क्योंकि ये क्राइसिस अभी इतना जल्दी तो लगता है कि जान छोड़ने वाला नहीं है पाकिस्तानियों का। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमने जो है ना मीटिंग्स बुलाई थी ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ, और उनके साथ भी हमने ये तय किया था कि जो ट्रांसपोर्ट के फेयर्स हैं वो भी ना बढ़ाए जाएं और जो स्कूल वैन्स हैं उनकी भी फेयर्स ना बढ़ाए जाएं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हर उस तबके को जिसको इफेक्ट हो सकता है उसको हम रिलीफ दें। और हमने तो सीएम साहब ने एक कंट्रोल रूम भी, एक कंप्लेंट सेल भी बनाया है सीएम हाउस में, जिसमें हम खुद अवेलेबल होते हैं और पब्लिक की जो भी कंप्लेंट्स हैं वो लाइव हम सुनते भी हैं, उसको देर हल भी करते हैं। बिकॉज वी नो
के जो सिचुएशन चल रही है इसमें लोगों को इश्यूज किसी भी किस्म के आ सकते हैं, तो हम हर हवाले से लोगों को सर्व करने के लिए जो है वो अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से मुस्तफ़ा साहब क्या हिकमत अमली है हुकूमत सिंध की? मुशावरत कहाँ तक पहुँची? किन चीज़ों पे आप और दीगर स्टेक होल्डर्स एग्री कर रहे हैं? क्योंकि हालात तो गैर मामूली हैं, तो गैर मामूली फैसले भी यकीनी तौर पे करने होंगे सूबों को भी। जी देखें, गवर्नमेंट की जो डिस्कशंस हैं वो तो ऑलरेडी चल रही हैं, और जब फाइनलाइज होंगी इंशाल्लाह जो चीज़ें होंगी वो स्टेप बाय स्टेप पब्लिक को भी उससे आगाही कराई जाएगी। तो इंशाल्लाह जो भी होगा पब्लिक की बेहतरी में ठीक होगा। है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये भी बताइएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी सब्सिडी दी जा रही है या फ्री किया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर तमाम जो सफरी सहूलियात हैं उनको फ्री कर दिया गया है। क्या सिंध के अंदर भी कोई ऐसा प्लान है? देखिए, यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो ट्रांसपोर्ट फेयर्स हैं उस पर हम इंक्रीज ना होने दें। बाकी साथ साथ हमारे पास जो है वो जो कोशिश ये है कि ट्रांसपोर्ट में भी हम लोगों को रिलीफ दें, और इंशाल्लाह जो भी पैकेजेस होंगे या जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी स्टेप बाय स्टेप हम जरूर आपसे भी जो है वो शेयर करेंगे और आम को भी आगाह करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन भी फ्री कर दी गई है और कहा जा रहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, तो जब तक रजिस्ट्रेशन, अब तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शायद मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन अब सब्सिडी के लिए बहुत सारे लोग जो है वहाँ का रुख करेंगे, तो वहाँ पर रश भी एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाती तो क्या तब तक उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी? जी देखें, इसमें हम हमारा जो एक्साइज का महकमा है ये काफ़ी एफिशिएंट है, और उसमें आपने देखा होगा कराची में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें कई मैं समझता हूँ लाखों की जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो विद इन मंथ्स जो है वो उनको कवर अप किया गया था, और बहुत एक्सटेंसिव एक प्रोसेस था। तो एक्साइज डिपार्टमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव, और इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी जो है वो क्योंकि सिर्फ मोटर बाइक्स का है तो इट वोंट टेक सच टाइम, और इंशाल्लाह जो है वो पब्लिक को हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल उनको जो सहूलियात हैं वो उनको मैसर हो और कोई किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि आवाम को किसी न किसी तौर पर रिलीफ दिया जा सके, और हम उम्मीद करते हैं, दुआगो हैं कि सिंध हुकूमत भी अपनी कोशिशों में कामयाब हो और आवाम को सब्सिडी दी जा सके, आवाम को रिलीफ दी जा सके, क्योंकि इस जो जंग की सूरत हाल है, वैसे तो ये जंग खत्ते में है, लेकिन हमें यूँ लगता है कि ये पाकिस्तान की जंग है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फ्यूल क्राइसिस है वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।